हेलो फ्रेंड्स, अब बात करेंगे हम लोग मानव विकास की। अभी तक हम लोगों ने मानव पूंजी की बात की, उससे पहले मानव संसाधन की बात की थी। तो मानव संसाधन से मानव पूंजी बनाया जाना बहुत महत्वपूर्ण है, ये समझ चुके हैं। लेकिन मानव पूंजी की तुलना में मानव विकास का जो कॉन्सेप्ट है ना, जो उसकी अवधारणा है, वो और ज्यादा व्यापक है और मुझे वो और ज्यादा पसंद है। उसका कारण है, हो सकता है आपको ना पसंद हो। आपको क्या पसंद है, आप कमेंट बॉक्स में लेकर के बताइएगा। अभी हम उसको देखेंगे उसके बाद। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं। देखो, बहुत ही आसान है, छोटा सा डिफरेंस है। मानव पूंजी का जो कॉन्सेप्ट है ना, वो बोलता है कि हमारा जो अंतिम उद्देश्य है, क्या है अंतिम उद्देश्य, वो इंसानों की बेहतरी नहीं है। ठीक है, इंसानों की बेहतरी एक आउटकम है, एक बाई प्रोडक्ट है। बाई प्रोडक्ट समझते हैं, केमिकल रिएक्शन होती है, कभी कभी कुछ बनाना कुछ चाह रहे थे और साइड में कुछ और चीजें भी बन रही है जो हम नहीं बनाना चाहते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, बाई प्रोडक्ट। अच्छा, ऐसे ही मानव का भला हो जाता है, वो बाई प्रोडक्ट है। लेकिन मुख्य उद्देश्य जो है, अंतिम उद्देश्य, वो है उत्पादकता। कि आप लोगों को शिक्षा दोगे, स्वास्थ्य दोगे, उनमें निवेश करोगे, तो उससे लोग ज्यादा प्रोडक्टिव हो जाएंगे, वो ज्यादा अच्छा आर्थिक लाभ कमा पाएंगे, वो ज्यादा अच्छे से अर्थव्यवस्था में योगदान दे पाएंगे। ये कौन कहता है? ये मानव पूंजी का कॉन्सेप्ट कहता है। ठीक, ह्यूमन कैपिटल का, मानव कल्याण का या मानव विकास का, मानव कल्याण नहीं, मानव विकास का, ह्यूमन डेवलपमेंट का जो कॉन्सेप्ट है, वो बोलता है कि इंसान ही हमारा अंतिम उद्देश्य है। इंसान अंतिम उद्देश्य का क्या मतलब है? इंसानों का कल्याण, मानव का कल्याण। और मानव के कल्याण में अभिन्न अंग क्या है? शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं में निवेश। शिक्षा और स्वास्थ्य में जो निवेश है, वो एकदम अभिन्न अंग है। उसके बिना मानव कल्याण संभव नहीं है। क्यों नहीं संभव है? क्योंकि अगर आप लोगों को शिक्षा नहीं दोगे ना, अगर लोग स्वास्थ्य उनका अच्छा नहीं है, तो वो ऐसे निर्णय नहीं ले पाएंगे जो उनके लिए वास्तव में अच्छे हैं। वो बहुत सारी चीजों को एक्सप्लोर नहीं कर पाएंगे। एक्सप्लोर करना समझते हैं आप? जैसे मैं छोटा था तो मुझे क्रिकेट खेलना बहुत पसंद था, बहुत क्रिकेट खेलता था। लेकिन फिर मैं सैनिक स्कूल गया, तो जब मैं सैनिक स्कूल गया तो मैंने वहां पर फुटबॉल खेलना स्टार्ट किया और फिर मुझे लगा कि मुझे फुटबॉल खेलना तो और ज्यादा पसंद है क्रिकेट से। तो अगर मैं सैनिक स्कूल नहीं गया होता और कभी फुटबॉल नहीं खेलता लाइफ में, तो मुझे कभी पता ही नहीं चलता कि मुझे फुटबॉल खेलना ज्यादा पसंद है क्रिकेट से। तो कब पता चलेगा? जब आप नई नई चीजें ट्राई करोगे। शिक्षा क्या देती है? शिक्षा आपको बहुत सारी नई चीजों को मानसिक स्तर पर समझने का, उनको ट्राई करने का माहौल दे पाती है। और स्वास्थ्य भी, अगर आपका पैर ही ठीक नहीं है तो आप फुटबॉल नहीं खेल सकते, है ना यार। किसी तरह से बीमार पड़ गए तो आप नहीं खेल सकते। तो होता क्या है कि आपको बहुत सारे अवसर खोल देते हैं, बहुत सारे विकल्प खोल देते हैं, और आप उन विकल्पों में से चयन कर पाते हो उस चीज का जो आपको पसंद है। तो इस वजह से शिक्षा और स्वास्थ्य का मुख्य उद्देश्य उत्पादकता बढ़ाना ये नहीं है। कौन बोलता है ये? मानव विकास। मानव पूंजी बोलती है नहीं नहीं, उत्पादकता बढ़ाना ही है। श्रम की उत्पादकता नहीं बढ़ी, आपने शिक्षा बहुत महंगे कॉलेज से कर ली और आप अपने पैसे नहीं कमा पा रहे हो, तो आपकी शिक्षा बेकार है। ह्यूमन डेवलपमेंट बोलता है आपकी भी शिक्षा बेकार नहीं है। क्यों? क्योंकि उसने आपको बहुत सारे विकल्प दिए। आप वो काम कर रहे हो जो आपको वास्तव में पसंद है, जिससे आपका जीवन अच्छा हो रहा है। क्यों? क्योंकि मानव विकास का उद्देश्य ही मानवों का कल्याण है, मानव का जीवन अच्छा हो जाए। ठीक, तो ये बस बेसिक डिफरेंस है। सही विकल्पों का चयन हो जाता है, और इसी वजह से जो बुनियादी शिक्षा है ना, फंडामेंटल एजुकेशन, बेसिक एजुकेशन, और ऐसे ही बेसिक हेल्थ फैसिलिटीज जो हैं, बेसिक बुनियादी स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, सेवाएं हैं, उनका क्या है? उनका अपना खुद का महत्व है। भले ही वो उत्पादकता बढ़ा पा रही हो या ना बढ़ा पा रही हो, मानव के खुद के कल्याण के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसीलिए ये मनुष्य का अधिकार है, चाहे उत्पादकता बढ़े चाहे ना बढ़े। इतना सा कॉन्सेप्ट था बस। हम लोग बात करने जा रहे हैं भारत में मानव पूंजी निर्माण की। उसके पहले अभी तक की क्या स्थिति रही है उसको थोड़ा सा ब्रीफ में समझ लेते हैं। तो देखिए, हम लोग ये विवरण है कि किस किस चीज पर बात करेंगे, और ये सन है। तो देखिएगा, 1951 के बाद से हम 30 साल बाद की बात कर रहे हैं। यहाँ पे 30 साल का गैप है, फिर ये 10 साल का है, ये भी 10 साल का है, और उसके बाद से ये लगभग 15 साल के गैप के बाद की बात हो रही है। ठीक, हुआ क्या? वास्तविक प्रति व्यक्ति आए। वास्तविक मैंने आपको बताया था, एक तो होता है नॉमिनल और एक होता है रियल। वास्तविक का मतलब होता है कि वास्तव में कितनी वस्तुओं का और कितनी सेवाओं का आप उपभोग कर रहे हो। ठीक है, ऐसे ही वास्तविक हम लोग जब सकल घरेलू उत्पाद निकालते हैं उसमें भी यही फैक्टर होता है। तो यहाँ पर क्या हुआ? 7,651 रुपए से लेकर के 77,803 तक हो गया 1951 से। अगर आप देखोगे तो पहले देखिए यहाँ पर ज्यादा नहीं बढ़ी, क्योंकि ये 30 साल की बात है। फिर यहाँ पर 3,000 लगभग एक ही साल 10 साल में बढ़ गई, और फिर ये 10 साल में लगभग 8,000, और उसके बाद से बहुत तेजी से जंप आया है। तो जो मेन जंप आया है रियल इनकम में, वो 2001 के बाद से आप देखेंगे तो बहुत तेजी से बढ़ा है। और वास्तव में 1951 के बाद से जो रिफॉर्म्स लेकर के आए थे उसका काफी बड़ा फर्क पड़ा है। अच्छा, दूसरा देखिए, अब हम लोगों ने ये तो देख लिया, हमारा डायरेक्ट प्रति व्यक्ति आय की बात कर ली, ठीक है, कि डायरेक्टली किसी इंसान को क्या फर्क पड़ा। तो ये तो हम देख रहे थे मानव पूंजी का एक आउटकम है,
अगर मानव पूंजी में आप इन्वेस्ट करके मानव पूंजी बना दिए तो उसका एक परिणाम होगा, ऐसा बोला गया था। और इसमें भी हम लोगों ने देखा था कि बहुत स्पष्ट ये नहीं दिख रहा है कि पहले आप मानव पूंजी बना रहे हो तो इनकम बढ़ रही है, या इनकम बढ़ रही है तो मानव पूंजी बढ़ रही है, दोनों ही चीजें बढ़ रही थी। तो देखते हैं अब हम लोग ऐसे पैरामीटर्स की बात कर रहे हैं जो हमें दिख रहा है कि जिनसे मानव पूंजी को हम नाप सकते हैं। एक तरह से, पूरी तरह से नहीं नापा जा सकता, क्यों? क्योंकि मापन की समस्या की भी हम लोगों ने बात की थी कि हम लोग शिक्षा को कैसे नापते हैं कि कितने साल को स्कूल गया, जरूरी थोड़ी कि उसको अच्छी शिक्षा मिल गई हो, है ना। तो वो भी अपनी अलग समस्या है, लेकिन फिर भी जिनसे हम नापते हैं उनकी बात करते हैं। तो एक तो स्वास्थ्य के लिए है अशोधित मृत्यु दर, प्रति हजार में नापा जाता है। कोई भी ज्योग्राफिकल एरिया है, मान लीजिए पूरा देश है, तो पूरे देश में कितने लोगों की मृत्यु हुई, और 1000 लोगों के हिसाब से मानिए, मान लीजिए कहीं पर 1000 लोग रह रहे हैं, उन 1000 में से आप उस जहां पर 1000 लोग रह रहे हैं उसमें से कितने लोगों की मृत्यु हो रही है प्रति वर्ष, उसको हम लोग बोल देते हैं अशोधित या क्रूड डेथ रेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रूड, अशोधित। क्रूड का मतलब होता है ना, क्रूड ऑयल होता है, कच्चा तेल होता है, वैसा ही यहाँ पर अशोधित है, उसको शोधित नहीं किया गया। और शिशु मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर का मतलब होता है कि 1 साल से कम के जो बच्चे होते हैं जिनका जन्म के बाद से मृत्यु हो सकती है किसी भी कारण से, तो वो देखिए पहले कितनी थी, 146 हुआ करती थी। वास्तव में नंबर बदलता रहता है अलग अलग जगह पर। हम लोगों ने जब पहला चैप्टर पढ़ा था कि अंग्रेजों के समय क्या स्थिति थी, तो 218 भी हम लोगों को देखा था। उसके बाद से 146 से घटता 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 ही 34 आ गया। इसका मतलब आज के समय पर 1000 बच्चे का जन्म ले रहे हैं तो उसमें से 34 बच्चों की मृत्यु हो रही है। ये भी 2015-16 का है, तो आज तो 5 साल पहले की बात है ये। ऐसे ही अशोधित मृत्यु दर जो है वो 25.1 हुआ करती थी, घटते 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 अब 6.4 आ गई है। अब अशोधित मृत्यु दर में एक और चीज भी है जो आपको समझना चाहिए। अगर कोई एक ऐसा देश है, जैसे हम लोगों ने देखा भारत की जो अभी औसत आयु है वो लगभग 29 वर्ष की है। सारे भारतीयों की आप उम्र मिला दीजिए, सारे भारतीयों की संख्या से भाग दे देंगे तो आपको 29 वर्ष मिलेगा। लेकिन चाइना में कुछ 37 से 38 साल का है, और जापान में 47 साल का है। तो जहां पर बुजुर्गों की संख्या पॉपुलेशन में ज्यादा है वहां पर क्रूड डेथ रेट ज्यादा होगी, भले ही वहां पर औसत उम्र ज्यादा हो। तो इसलिए हमें बहुत सारे पैरामीटर्स देखने पड़ते हैं। लेकिन यहाँ पर दिख क्या रहा है कि ये दोनों ही पैरामीटर्स में भी सुधार आया है, और इंसानों की, भारतीयों की जो आय है, वास्तविक आय, उसमें भी सुधार आया है। ऐसे ही जन्म के समय जीवन प्रत्याशा का मतलब होता है कि कितना आप उम्मीद करते हो कि एक इंसान औसतन जिएगा। तो जब हमारा देश की आजादी के समय देखिए लगभग 1951 में 37.2 साल है, और महिलाओं का 36.2 साल है। इतनी कम क्यों थी? ऐसा नहीं कि सारे लोग उतना ही जी पाते थे, बहुत सारे लोग काफी ज्यादा लंबा भी जीते थे, लेकिन बहुत सारे लोग छोटी छोटी बीमारियों से मर जाते थे क्योंकि इलाज नहीं हुआ करता था। हम लोगों ने अपने इतने महान गणितज्ञ थे रामानुजन साहब, उनको भी खो दिया था छोटी सी बीमारी की वजह से, टीबी का इलाज नहीं हो पाया था ठीक से। अब देखिए आज क्या स्थिति है, 67 वर्ष है पुरुषों की और 70 है महिलाओं की। और एक बात यहाँ से ध्यान रखिएगा, महिलाओं की यहाँ पर स्थिति खराब है जब आप 1951 में देखेंगे। क्यों खराब है? क्योंकि जन्म के समय, बच्चे के जन्म समय बहुत सारी महिलाओं की मृत्यु हो जाया करती थी। अब उसमें हम लोगों ने बहुत सुधार कर लिया, और अदरवाइज उसके बाद जो महिलाएं हैं ना, औसतन उनकी उम्र जो है वो ज्यादा ही रहती है, वो 3-4 साल लंबा जीती हैं। तो यहाँ पर देखेंगे आप, हमेशा ही आपको महिलाओं की उम्र जो है ना औसत वो ज्यादा मिलेगा। यहाँ पर बराबर क्यों हुआ? मुख्य समस्या वही आती है कि जब बच्चे के जन्म के समय अगर आप महिलाओं की स्थिति, उनकी मृत्यु नहीं हो रही है, तो अदरवाइज उनकी उम्र औसतन सारी जो भी डेवलप्ड कंट्रीज उसमें देखा गया है कि ज्यादा लंबा जीती हैं। तो चलिए ये एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग थी। साक्षरता दर की बात कर लीजिए, 16.67%, यानी कि लगभग 6 में से 1 भारतीय शिक्षित था 1951 में, और आज देखिए 76% है। ये भी 2015-16 का, अभी तो 80% के आसपास होगा। ठीक है, तो सारी चीजें हैं, हमें दिख रहा है कि सारी चीजें ही पॉजिटिव डायरेक्शन में चली गई हैं। और इससे एक और बात समझ में आती है, ये बोलना है कि देश की आजादी के बाद से कुछ नहीं हुआ देश में, ये भी ठीक नहीं है ना। तो कई बार ऐसा परसेप्शन बनता है। हम लोगों ने एक मूवी देखी थी अपरिचित, उसमें ऐसा आता था कि सारे सिंगापुर डेवलप कर गया, जापान डेवलप कर गया, हमारे देश में क्या हुआ? ऐसा नहीं है। हम लोगों ने बहुत सारी चीजों में बहुत अच्छा किया है, लेकिन मंजिल अभी बहुत आगे है, बहुत अच्छा करना है। तो हम लोग इसी चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं। अभी मानव भारत में जो मानव पूंजी हुआ उसको लेकर के क्या क्या हुआ है।